तो गाइस ये इस एनीमे का पार्ट 3 है, और अगर आप लोगों ने भी इसके पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगले दिन इप्पो शूज खरीदने के लिए एक स्पोर्ट्स की शॉप पर जाता है। इप्पो वहां पर शॉपकीपर से बॉक्सिंग के लिए शूज मांगता है। वही उस शॉप में मियाता भी होता है। शॉपकीपर समझ जाता है कि इप्पो को नहीं पता कि उसे कौन से शूज लेने हैं, तो वो उसे बहुत महंगे शूज देता है और कहता है कि सभी लोग यही खरीदते हैं और ये सबसे ज्यादा बिकता है और ये काफी लाइट वेट भी है। मियाता भी इनकी बातें सुन रहा था। इप्पो अब मजबूरी में वो महंगे शूज लेने ही वाला था कि तभी मियाता उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम एक इन फाइटर हो, ये शूज एक आउट बॉक्सर के हैं, ये बस तुम्हें महंगे शूज बेच रहा है। मियाता फिर उसे खुद उसके लिए अच्छे से शूज सजेस्ट करता है। इप्पो भी फिर वही शूज लेता है। इप्पो उसे थैंक यू कहने के लिए पीछे मुड़ता है, मगर तब तक मियाता वहां से जा चुका था। इप्पो स्टोर के बाहर निकलकर उसे आवाज लगाने लगता है। तभी वो गिर जाता है और मियाता ये देखकर रुकता है और उसका गिरा हुआ सामान उसे देता है। इप्पो कहता है कि आपने मेरी शूज लेने में मदद करी, तो क्या मैं आपको एक जूस ऑफर कर सकता हूं? मियाता मना कर देता है, लेकिन इप्पो उसका नाम जोर जोर से चिल्लाता है और उसे रुकने के लिए बोलता है। अब आखिरकार मियाता को रुकना पड़ता है और वो मान जाता है। वो दोनों फिर एक जगह बैठकर जूस पी रहे होते हैं। इप्पो उससे कहता है कि आपको बॉक्सिंग आपके पापा सिखाते हैं ना? मियाता कहता है कि हाँ, पर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। तुमने मेरे पापा के बारे में ताकामुरा और बाकी सबसे सुना? इप्पो कहता है हाँ, वो लोग कहते हैं कि आपके पापा बहुत अमेजिंग बॉक्सर थे। इप्पो फिर उससे बॉक्सिंग के बारे में और उसके पापा से सीखी कुछ टिप्स देने को बोलता है। मियाता कहता है तुम बहुत अजीब हो। बहुत से लोग मुझे इस चीज के लिए चिढ़ाते थे, मगर तुम पहले हो जो कि बस उनके बारे में जानना चाहता है। मियाता फिर उसे अपने पापा के बारे में बताता है और कहता है कि मेरे पापा एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बॉक्सर थे। उनके मूव्स कमाल के थे और वो अपने अपोनेंट के अटैक को इतनी आसानी से डॉज करते थे जैसे कोई बुलफाइटर। वो इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि अगर उनका एक हाथ बंधा हो तो वो मुझे सिर्फ अपने एक हाथ से हरा दे। मगर एक बार जब ईस्टर्न पैसिफिक टाइटल मैच का फाइनल राउंड था, तब उनके अपोनेंट ने गलती से और किस्मत से उन्हें पंच मार दिया जिसने उनकी चिन्ह को क्रश कर दिया। उन्हें लगता था कि पावर को अपनी स्किल और टेक्निक से हराया जा सकता है, मगर उस इंसिडेंट ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया। वो वापस बॉक्सिंग कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं करी, और तभी से मैंने ठान लिया कि मैं ये प्रूव करके रहूंगा कि उनके बॉक्सिंग स्टाइल में कुछ खराबी नहीं थी। मैं प्रूव कर दूंगा कि स्किल और टेक्निक ज्यादा मैटर करती है। फिर मियाता वहां से चला जाता है। अब मियाता की बातें सुनकर इप्पो में भी मोटिवेशन आता है और वो अपने बॉक्सिंग जिम जाता है, जहां जाकर वो चीफ से कहता है कि उसे मियाता के काउंटर पंच से भागना नहीं है, उसे आगे बढ़कर उसे फेस करना है। चीफ उससे पूछते हैं कि क्या वो सच में ये करना चाहता है। इप्पो कहता है हाँ, मैं ये करके रहूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। चीफ अब इप्पो की ये जिद देखकर मान जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें दूंगा एक किलर क्रैश कोर्स। हमें तुम्हारी डार्ट एंड डैश को इम्प्रूव करना है, तो रोडवर्क के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अब तुम बीच में कभी भी इसे छोड़ने को नहीं कहोगे। इप्पो फिर हाँ कर देता है और चला जाता है। हम चीफ को देखते हैं जो कि खुश होते हैं कि इप्पो ने ऐसी चीज सीखने की जिद करी। अब अगले सीन में हम इन दोनों को देखते हैं, जिसमें इप्पो रनिंग कर रहा है और उसके साथ चीफ स्कूटर पर है। चीफ बहुत तेज स्कूटर चला रहे थे और उसे तेज दौड़ने को कह रहे थे ताकि उसका डार्ट एंड डैश इंप्रूव हो सके। फिर वो उसके तुरंत बाद उसे एक हिल पर चढ़ने को बोलते हैं। वो उसे बहुत कम रेस्ट करने दे रहे थे। फिर वो उसे मिड्स पंचिंग के लिए बुलाते हैं। वो इप्पो को तेज पंचेस मारने को कह रहे थे जिससे कि उसकी स्पीड तेज हो और उसके अपोनेंट को उसे पंच करने का मौका तक नहीं मिले। फिर भी उसे बहुत हार्ड एक्सरसाइज कराते हैं जिसमें वो उसके ऊपर ही बैठ जाते हैं। इप्पो की ट्रेनिंग बहुत दिनों तक चलती रहती है, जिसमें वो बहुत ज्यादा हार्ड ट्रेन करता है। अब एक रात ताकामुरा, किमुरा और इप्पो घर जा रहे होते हैं। इप्पो को लग रहा था कि जिस तरह की ट्रेनिंग वो कर रहा है वो कुछ दिनों में मर ही जाएगा। इप्पो को इस तरह देखकर ताकामुरा कहता है कि वो आज सबको अपनी तरफ से रामेन खिलाएगा। वो लोग फिर रामेन खाने जाते हैं, जहां इप्पो देखता है कि आओकी वहां काम कर रहा है। किमुरा उसे बताता है कि आओकी यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है। फिर वो लोग रामेन खाते हैं। बातों बातों में इप्पो को पता चलता है कि ताकामुरा डाइटिंग शुरू करने वाला है जिसमें वो ज्यादा नहीं खा सकता। ताकामुरा बताता है कि वो लंबा है, इसलिए उसके लिए वेट लूज करना हार्ड है, और वो ये भी बताता है कि लिक्विड से उसका वेट ज्यादा बढ़ता है। रामेन खाने के बाद इप्पो उन सबको बाय करके वहां से चला जाता है। अब इप्पो रास्ते में जाते हुए सोच रहा था कि सबके बॉक्सिंग के पीछे कुछ ना कुछ कहानी है और सबको बहुत परेशानियां झेलनी पड़ रही है। मुझे भी उनकी तरह बनना होगा। तभी वो मियाता को देखता है
जो कि इतनी रात में भी रनिंग करा जा रहा था। इप्पो को याद आता है कि उसने उससे कहा था कि वो हर एक दिन प्रैक्टिस करता है और वो तब तक प्रैक्टिस करता है जब तक उसकी हालत खराब ना हो जाए, मतलब एकदम मरने जैसी हालत। ये देखकर इप्पो को भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। वो भी फिर अगले दिन से अपनी ट्रेनिंग को जी जान से करता है। इप्पो को दर्द, तकलीफ और परेशानियां हो रही थी, लेकिन वो अपनी ट्रेनिंग को डिसिप्लिन से कर रहा था। चीफ उसे ट्रेनिंग के टाइम बहुत सी टिप्स भी दे रहे थे, जैसे कि अगर वो शॉर्ट रेंज में फाइट कर रहा है तो उसे अपने पंचेस को शॉर्ट और तेज रखना होगा। इप्पो हर दिन कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। चीफ भी ये देखकर बहुत खुश थे। उसकी मॉम भी उसे इस तरह लगन से अपने काम को करते हुए देखकर बहुत खुश थी। अब एक दिन वो मिड्स पंचिंग कर रहा था, जिसमें वो बहुत अच्छा कर रहा था, और आखिर में वो एक ऐसा पंच मारता है कि चीफ का एक मिट ही निकल जाता है। चीफ ब्रेक लेने को बोलते हैं, और तभी हम बाथरूम में चीफ को देखते हैं, जिनके हाथों में बहुत छोटे और सूजन थी, लेकिन वो इप्पो से बहुत ज्यादा इंप्रेस थे। इप्पो को ट्रेनिंग करते हुए अब लगभग 3 महीने हो चुके हैं। इप्पो ट्रेनिंग में अपनी पूरी जान लगा रहा था, और हमें पता चलता है कि अगला दिन वही है जिस दिन इप्पो का मियाता के साथ रिमैच होने वाला है, और इप्पो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार था। अब अगले दिन इप्पो अपनी स्कूल की छुट्टी के बाद दौड़ते हुए डायरेक्ट अपने घर जाता है, और वो आज बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसका मियाता के साथ रिमैच होने वाला है। घर पहुंचकर इप्पो अपनी मॉम को जल्दी से उसे उसका काम बताने को बोलता है। इप्पो बहुत जल्दी में होता है, और उसकी मॉम ये समझ जाती है और वो कहती है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम जा सकते हो। आज जिम में तुम्हारा कुछ इंपॉर्टेंट काम है ना? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तभी इप्पो की मॉम से कहती है, बेटा मैं तुम्हें एक टिप देना चाहती हूँ। ये एक ट्रिक है जो मैंने तुम्हारे पापा से सीखी थी। वो आगे कहती है, तुम्हारे पापा हमेशा फाइट के लिए रेडी रहते थे, और जब भी वो किसी ऐसे से फाइट करते जो उनसे ज्यादा ताकतवर हो तो वो एक ट्रिक यूज करते थे। वो अपने ओपोनेंट के फेस को एक मछली के फेस से रिसेंबल कर देते थे, और मन में कहते थे कि उनके जैसा एक फिशरमैन एक मछली से नहीं डर सकता। ये उनका टेंशन और स्ट्रेस दूर कर देता था। इप्पो कहता है कि ये तो काफी फनी ट्रिक है, और वो दोनों हंसने लगते हैं। वैसे मैं यहाँ बता दूं कि इप्पो के पापा कोई प्रोफेशनल बॉक्सर या फाइटर नहीं थे, वो बस एक फिशरमैन ही थे। इप्पो फिर अपनी मॉम को बाय करके चला जाता है। इप्पो जब जा रहा था तो उसे रास्ते में एक लड़की दिखती है, और वो बहुत सुंदर होती है, जिस वजह से इप्पो को भी वो बहुत अच्छी लगती है। वो लड़की उसके जस्ट बगल में से चली जाती है। उस लड़की की स्मेल भी इप्पो को बहुत अच्छी लगती है। खैर, अब हम जिम का सीन देखते हैं। जिम में एक आदमी आता है जिसका नाम फूजी होता है, और वो एक मैगजीन के लिए काम करता है जिसका नाम है मंथली बॉक्सिंग फैन मैगजीन। वो वहां जिम मैनेजर से मिलता है। मैनेजर उसे बोलता है कि आज तो वर्ल्ड टाइटल मैच के चैलेंजर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो तुम्हें तो वहां होना चाहिए था। फूजी कहता है कि उसने वहां किसी और को भेज दिया, और वो बताता है कि वो लोग एक नई आर्टिकल सीरीज का प्लान कर रहे हैं जिसका नाम होगा मीटिंग न्यू फेस, जिसमें वो अलग अलग जिम के न्यूकमर्स जो कि शायद आगे चलकर बहुत बड़े बॉक्सर बन पाए उनका इंटरव्यू लेंगे। फूजी कहता है कि वो यहाँ मियाता का इंटरव्यू लेने आया है। तभी वहां किमुरा और आओकी आते हैं जो कहते हैं कि वो उन दोनों का इंटरव्यू क्यों नहीं लेता, जिस पर फूजी कहता है कि वो उनका इंटरव्यू ले रहा है जिनमें पोटेंशियल है। तभी वहां ताकामुरा भी आता है। फूजी उससे पूछता है कि वो ऐसे कपड़ों में क्यों है। ताकामुरा कहता है कि आज एक मैच होने वाला है जिसके अंदर वो रेफरी बना है। वो आगे बताता है कि आज का मैच मियाता और एक नए लड़के इप्पो के बीच होने वाला है। फूजी ये बात सुनकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि इसमें तो मजा आ जाएगा, एक नया लड़का जो मियाता के साथ compete करेगा, और साथ ही मुझे अच्छी फोटोज भी मिल जाएगी। अब हम इप्पो को देखते हैं जो कि मैच के लिए तैयार हो रहा था। वो देखता है कि मियाता के पापा उसे कुछ टिप्स दे रहे हैं। तभी वहां तकामुरा और बाकी सब आ जाते हैं और फाइट के लिए जल्दी रेडी होने के लिए कहते हैं। फूजी इप्पो को देखता है और वो कहता है कि ये तो कभी मियाता से सपने में भी नहीं जीत पाएगा। अब मैच शुरू होने वाला था। तकामुरा उन्हें वही मैच के वो रूल्स बताता है और कहता है कि ये एक रियल मैच है, तो इसे प्रैक्टिस मैच मत समझना। मैच अब स्टार्ट होने वाला था। इप्पो बहुत ज्यादा नर्वस था, उसके पैर कांप रहे थे और वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी वो उसके पापा की फिश वाली ट्रिक यूज करने को सोचता है, मगर वो मियाता के फेस को एक फिश से रिसेंबल नहीं कर पा रहा था क्योंकि आखिर वो था ही इतना हैंडसम। तभी उसके पास चीफ आते हैं। वो उससे कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस वही करना है जो तुमने इन 3 महीनों में सीखा है। वहां हम मियाता को देखते हैं। उसके पापा उससे कह रहे थे कि इप्पो के पंचेस बहुत पावरफुल है। मियाता कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही पंचेस कितने ही पावरफुल हो, मगर उनका कोई मतलब नहीं है अगर वो अपोनेंट को टच ही ना कर पाए। मैच अब स्टार्ट होता है। सबकी नजर इस मैच पर होती है। अब मैच का पहला राउंड जैसे ही शुरू होता है तो इप्पो सीधा ही मियाता पर अटैक कर देता है। वो ऐसा इसलिए कर रहा था
ताकि वो मियाता को अपनी रेंज से बाहर ना जाने दे। लेकिन मियाता भी इप्पो के सारे जैब्स को बहुत इजीली डॉज कर रहा था। इप्पो मन में सोचता है कि वो शैडो बॉक्सिंग में मियाता को अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाया था, क्योंकि रियल में उससे लड़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। लेकिन वो फिर भी खुद को शांत करता है। मियाता का फुटवर्क काफी ज्यादा कमाल का होता है। वो कुछ ऐसे मूव्स भी दिखाता है जो किसी ने उसे करते हुए देखे तक नहीं थे। और यही बात किमुरा और आओकी कर रहे थे। लेकिन तभी फूजी सोचता है कि अगर वो नए मूव्स को यूज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसे मजबूरन इप्पो से बचने के लिए उन्हें यूज करना पड़ रहा है। तभी मियाता मौका देखकर इप्पो को पंच करने ही वाला था कि तभी इप्पो को चीफ के साथ करी हुई अपनी ट्रेनिंग याद आती है और वो उस पंच को डॉज करके मियाता के फेस पर पंच मारकर उसे नीचे गिरा देता है। और ये देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि एक नए लड़के ने मियाता को नॉक कर दिया। तभी ताकामुरा बीच में आके काउंट करना स्टार्ट करता है और 10 सेकंड पूरे होने ही वाली थे कि मियाता तभी उठ जाता है। मियाता मन में सोचता है कि उसने इप्पो को कुछ ज्यादा ही कम समझ लिया, मगर अब वो ये गलती नहीं करेगा। अब राउंड दोबारा कंटिन्यू होता है और इप्पो इस बार भी डायरेक्ट अटैक कर देता है और उसे पंच मारने की कोशिश करता है। लेकिन मियाता अपनी गलती नहीं दोहराता और वो उसे डॉज करके इप्पो को एक काउंटर पंच मार देता है, जिससे वो नॉक हो जाता है। ताकामुरा दोबारा काउंटिंग करता है, लेकिन इप्पो खड़ा हो जाता है और सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इप्पो मियाता का काउंटर पंच खाकर भी दोबारा खड़ा हो गया। और ये सब चीफ की वजह से पॉसिबल हो पाया था। ये उन्हीं की उन हार्ड एक्सरसाइज की वजह से हो पाया है। राउंड अब दोबारा शुरू होता है। दोनों ही एक दूसरे के अटैक्स को काफी अच्छा डॉज कर रहे थे। इप्पो मियाता को बहुत क्लोजली आकर पंच कर रहा था ताकि मियाता पंच ही ना मार पाए। तभी हम देखते हैं कि मियाता इप्पो को एक और काउंटर पंच मार देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ना जाने कैसे, लेकिन इप्पो उसे सरवाइव करके उसे रोक भी लेता है और फिर खुद एक काउंटर पंच मियाता के फेस पर मार देता है, जिससे मियाता दूसरी बार नॉक कर देता है। और सबकी ये देखकर आंखें खुली रह जाती है। तभी फूजी बताता है कि इप्पो जानबूझकर आगे की तरफ गया और काउंटर पंच खाया, जिससे मियाता का हाथ बेंट हो गया और उसका इम्पैक्ट लगभग आधा हो गया और उसने फिर मियाता को ही काउंटर कर दिया। और ये करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसमें तुम्हारा डार्ट एंड डैश काफी अच्छा होना चाहिए। मियाता के पापा को यकीन नहीं हो रहा था ये देखकर। वहां ताकामुरा अपनी काउंटिंग स्टार्ट करता है, मगर मियाता काउंटिंग खत्म होने से जस्ट पहले खड़ा हो जाता है। अभी सब साफ साफ देख पा रहे थे कि मियाता ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है, जिससे इप्पो के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इप्पो सोचता है कि इस बार वो अपना अपरकट यूज करेगा उसे नॉक करने के लिए। वहां मियाता खुद को शांत करता है और सोचता है कि इप्पो क्या यूज करेगा उसे नॉक करने के लिए। राउंड दोबारा कंटिन्यू होता है। इप्पो दोबारा डायरेक्ट अटैक कर देता है उसे अपनी रेंज में रखने के लिए। मियाता अब भी सोच रहा था कि वो क्या यूज करेगा। तभी इप्पो अपना अपरकट यूज करता है। मियाता समझ जाता है और वो उसे लीव कर देता है और उसे एक बहुत ज्यादा खतरनाक वाला काउंटर पंच मार देता है, जिससे इप्पो नॉक हो जाता है। सब इस वाले काउंटर को देखकर हैरान रह जाते हैं। चीफ कहते हैं कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो ऐसा काउंटर पंच मार देगा, वो भी एक अपरकट के सामने। ये करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और क्या इप्पो अब उठ भी पाएगा? वहां हम इप्पो को देखते हैं जिसके नाक से खून तक आ गए हैं और वो कुछ ढंग से देख नहीं पा रहा है। काउंटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। इप्पो उठने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो दोबारा गिर जाता है। लेकिन वो किसी तरह दोबारा खड़ा हो जाता है। सब ये देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। राउंड दोबारा कंटिन्यू होता है, लेकिन तभी फर्स्ट राउंड खत्म होने की बेल बज जाती है। चीफ इप्पो को सहारा देते हुए बैठाते हैं। सबके रोंगटे खड़े हो चुके थे। फूजी उन दोनों की ही तारीफ करता है, लेकिन इप्पो जिस तरह उस खतरनाक काउंटर पंच को खाकर दोबारा खड़ा हुआ, वो एकदम लाजवाब था। इप्पो ढंग से होश में नहीं था, लेकिन चीफ उसे जगाते हैं। तो गायज, इसी के साथ हमारा ये पार्ट 3 यहीं खत्म होता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो गायज, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।